हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम हुआ है और आज के इस वीडियो में आपको एकदम एक्यूरेट 100% सही आंसर मिलने वाला है। आप कहीं भी देखे होंगे आपको गलत आंसर बहुत सारे जगह दिया जा रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर दिया जाएगा। तो बस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर सही किए हैं, आप लोग कितना सही हुआ है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में कितना आया है, आप लोग क्या सही किए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं, जरूर बताइएगा। तो यहां से हम बाबू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग देख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितना बार मैंने नहीं कराई। 100 बाटा में आपको एफ लिखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, 100 बाटा में 20 हो जाएगा, तो हमारा 5 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन डी में भी है, सी में भी है। तो हमने आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया है, बार बार पढ़ाया है कि उत्तल लेंस का पावर फोकस सब प्लस होता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, डी होगा। बताइए कितना हम पढ़ाए हुए सवाल को यदि आप लोग सही करते हैं तो अंदर से जोश जुनून पूरा जगता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही बनाए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। कितना बार मैंने आपको समझाया है। यदि आप कंसेप्ट क्लास नहीं देख रहे हैं तो जाकर प्लीज आप अभी देखिए। देखिए क्या है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने आपको बताया था कि आपका सघन से कहा जाना चाहिए, सघन से कहा जाना चाहिए बाबू, सघन से विरल में। कांच का कितना होता है बाबू, 1.5, और जल का कितना होता है 1.33। तो ये हमारा सघन से विरल में जा रहा है, ये हमारा का है जा रहा है। जल से कांच में, जल का होता है 1.33 और कांच का होता है कितना, 1.5। तो यह हमारा देखिए, यह हमारा विरल है, यह हमारा सघन है। तो विरल से सघन में जा रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन बोल रहा है कौन संभव नहीं होगा, तो यही संभव नहीं होगा। बाकी ये आपका सी और डी तीनों के द्वारा कहेंगे कि आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये तीनों के द्वारा होगा। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों के द्वारा होगा। आपका ऑप्शन बी के द्वारा ही आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देख रहे हैं ना, कंसेप्ट सीखिएगा, कभी भी आप लोग का क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं हो सकता है। यहां से आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का मान चाहे प्रकाश का रंगों को तोड़ने की क्रिया, मतलब कहा जा रहा है ना कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या करा था। कितना बार वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं पढ़ाए थे कि जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंगों में बटने की क्रिया क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। आप लोग को बार बार पढ़ाया गया था, बार बार। और आज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ छप गया है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू लोग कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। बताइए, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला हमको किसी कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, क्वेश्चन 5 का, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति पर आधारित होती है। यह अभी टॉपिक बाकी है, अभी नहीं पढ़ा है। तो यह होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा। बहुत सारे लोग इसका गलती आंसर दे रहे हैं। आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है, आप लोगों से विभव पूछा है। क्या बाबू, विभव। अब विभव अंदर शून्य नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग ए आंसर दे रहे हैं। ए हमारा नहीं होगा, विभव हमारा अंदर क्या होता है, समरूप होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी काहे होगा, क्योंकि हमारा धन आवेश से आवेश किया गया है, तो हमारा धनात्मक होगा। और विभव हमारा समरूप होता है अंदर, तो हमारा धनात्मक एवं कैसा होगा, समरूप होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो का होता है एकदम शून्य होता है। यह डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है बाबू।
किरचॉफ का पहला नियम है बाबू, किरचॉफ का पहला नियम है कि किसी स्रोत पर आने वाली सभी धाराओं का सदिशीय जोगफल कितना होता है, शून्य होता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए यहाँ 8 नंबर, 8 नंबर बाबू देखिए कि 8 नंबर क्या है, जरा ध्यान से बाबू लोग, कि इलेक्ट्रॉन में किसी आवेशित कण में आवर्त काल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा। तो इसका ये होगा बाबू, टी समानुपाती कौन होता है, भी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू डायरेक्ट फॉर्मूला है कि यदि किसी चालक को ई विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd का मान होगा। आप लोग देखिए vd का मान यहाँ देखिए ऊपर में डायरेक्शन लगाया हुआ है, लगाया है ना। तो जब डायरेक्शन ऊपर लगाया रहता है यानी सदिश का चिन्ह दिया रहता है तो आपको एक एक्यूरेट एकदम जो राइट आंसर होता है ना वह देना होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए का है, क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस वाला राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। vd बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल वेक्टर ई बाटा में एम इंटू टाउ, यह आपका टाउ है, ठीक है। तो आपका ए होगा। चलिए काफी अच्छा लग रहा है कि पूरा पढ़ाया हुआ आया है, आप लोग सही किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जानते हैं क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यहीं पर लिख लीजिएगा कि यदि आपका वोल्ट मीटर आता है, ठीक है ना, का वोल्ट मीटर, तो इसका अनंत होता है। समझ गए ना, क्या होता है, अनंत होता है। ए मीटर का आदर्श ए मीटर आएगा तो शून्य होगा, आदर्श वोल्ट मीटर आएगा तो क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ ए मीटर है, चाहे आ मीटर है, तो यहाँ क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा खत्म होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बाबू लोग कि चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण होता है दिक् अनुपात होता है बाबू, ठीक है ना। एकदम डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड सवाल ज्यादा पूछा गया है, क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। तो 11 हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बाबू लोग 11 हो गया ना, यहाँ 12, अच्छा 12 नहीं है, चलिए 12 नहीं है, कोई बात नहीं, जो है हम वो देखते हैं। 16 नंबर क्या है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फार्मूला बाबू, क्यू बाटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू का मान यहाँ देखिए बोला है इकाई, क्या बोला है, इकाई धन आवेश, तो 1 बाटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर आएगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ है, देखिए क्या है 12 में कि एक तार का प्रतिरोध R है, ठीक है ना। यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए क्या होता है बाबू, R2 आबाटा में R1 बराबर R1 आबाटा में R2 का पावर जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए यहाँ देखिए R1 का मान R मान लेते हैं, R2 कितना किया है, आधा किया है, तो R बाटा में 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये जाएगा कट जाएगा, तो हमारा 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। R2 बाटा में R1 बराबर 16, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 R1 हो जाएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कंसेप्ट से मारिए क्वेश्चन को, रट्टा मारने से नहीं होगा, 12 का डी होगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बाबू लोग, आप लोग देखते रहिए। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, आप लोग इतना बार हम नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग फिलहाल अभी फिर हम बता रहे हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरा मैथ फिजिक्स इंग्लिश का आप लोग पूरा देख लीजिए। चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वह आपको तुरंत मिले। यदि क्लास अच्छा लगेगा तो और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और पूरा एकदम जोरों शोरों से हम लोग को मेहनत करना है। क्या है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, तो समांतर क्रम में वो विभव समान होता है, ठीक है ना, यानी विभवांतर। याद रखिएगा समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। यही लिख लीजिए, ये नहीं रट्टा मारने वाला काम नहीं बाबू, श्रेणी क्रम में भी आप लोग लिख लीजिए, श्रेणी क्रम में भी लिख लीजिए। श्रेणी क्रम में जानते हैं आप लोग क्या समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। क्या आवेश, ये किस में, संधारित्र में,
संधारित्र में इहो सब बतिया आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि यहाँ समांतर आया है और की बार श्रेणी क्रम आ जाएगा, तो श्रेणी क्रम में याद रखेगा कि आवेश हमारा समान रहता है। क्या रहता है? आवेश। क्या रहता है श्रेणी क्रम में? हमारा आवेश समान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकिए, उसमें लगता है कि एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है, देख लेते हैं। 13 हो गया, 14 देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू लोग कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू सब याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसका सी हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है? यही होता है, इस फिक्स है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जरा ध्यान से, कि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या n1 एवं क्या है n2 है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना, देखिए जरा समझिए कि कह रहा है ना कि प्राथमिक एवं द्वितीय, ठीक है ना, प्राथमिक एवं द्वितीय, मतलब प्राथमिक वाला n1 है, द्वितीय वाला क्या है? n2 है। लेकिन हम लोग को दिया क्या है? ऊंचाई ट्रांसफर। तो ऊंचाई ट्रांसफर में सेकेंडरी ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन होगा? हमारा बी होगा। देखिए बाबू, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों से जरूर बनेगा, 100% सवाल बनेगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा सेशन। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, तुरंत हम अभी बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? सी बराबर देखिए क्या होता है, n के पावर 1/3। यहाँ सी लिख देते हैं फाइनल, ठीक है ना, यहाँ सी होता है। तो 64 का पावर आप लोग 1/3 कर लीजिए और गुना 5 माइक्रोफैराड कर लीजिए। तो 64 का मतलब क्या है? 4 का क्यूब और बाटा में 1/3 और गुना 5, 3 से 3 कटेगा, 5 के 20 माइक्रोफैराड हमारा आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन हमारा डी होगा। देखना फॉर्मूला से बनाइएगा तो जरूर बनेगा, इसलिए हम थोड़ा हाल ही बना रहे हैं ना कि आप लोग तुरंत अपना आंसर मिला लीजिए, ताकि कौन कौन आप लोग सही किए हैं, कौन कौन गलती किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है बाबू। चोक शक्ति का शक्ति गुणांक क्या होता है बाबू? 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 0 होता है। cos 90, तो cos 90 का मान 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो सावर्त का बताइए, बायो सावर्त का बताइए सूत्र पूछा है, तो आप लोग यहां से संपर्क में लाइए कि बायो सावर्त आप लोगों को प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है 5 नंबर में। आप लोग यहां से क्वेश्चन को लिंक करिए, ठीक है ना। बायो सावर्त 5 मार्क्स में आप लोगों को प्रूफ करने के लिए दे सकता है। आप लोग के बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिंक करना सीखिए, कि अभी बार 1 नंबरिया में आया है सेंटर ऑफ एग्जाम में, तो आप लोगों को हो सकता है कि मेन एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए दे दे। तो इसका इस फॉर्मूला हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का कौन होगा? ए होगा। चलिए 22 नंबर में क्या है बाबू? 22 नंबर हमारा निकेल है। निकेल क्या होता है? निकेल हमारा लौह चुंबकीय होता है। डायरेक्ट ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 1-2 जरूर देखने को मिलेगा। निकेल हमारा क्या होता है? लौह चुंबकीय। 22 हो गया। चलिए इसमें तो शायद दिखाई ही नहीं दे रहा, इसमें हम क्या बताएं? इसमें तो हमारा इस स्लाइड में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। इसमें क्या है बाबू लोग? देखिए इसमें क्या है ना कि एक उभयोत्तल लेंस है। एक उभयोत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? कल एगो वीडियो डाले थे लेंस के, लास्ट वीडियो, और उसी में जस्ट यही वाला क्वेश्चन हम कराए थे। इसका 1/f बराबर लेंस मेकर फॉर्मूला से बनेगा बाबू μ-1 और 1 में r1 और माइनस का 1 में r2 से ई वाला क्वेश्चन बनेगा। म्यू का माइनस का दिया है 1.5 माइनस का 1, और यहाँ 1 में 20 और एक लेंगे तो यहाँ 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा होता है इसीलिए माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस हो गया। तो 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, तो आधा को 1/2 लिख देते हैं। यह हमारा 1 में 10 होगा, तो हमारा 1 में 20 होगा। यहाँ 1 में f, इसको पलटिएगा तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन सी। देखिए 20 मीटर वाला आंसर मत मारिएगा, क्योंकि आपका वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका फोकस भी कहाँ में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 बाबू, यह स्नेल नियम पर आधारित क्वेश्चन है। आक्रांतिक कोण के बारे में तो हम बहुत बढ़िया से आप लोगों को बताए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी होगा। आप लोग मिलाते रहिएगा, बाकी जो अब बनने वाला है हम तुरंत बना के बता दे रहे हैं, लेकिन जिसमें टाइम लगेगा उसका डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। 25 नंबर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर होता है। यह आप लोग को खुद आंसर बताना है, ठीक है ना। आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या समान होता है? संवेग। बाबू संवेग समान होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या होता है? संवेग हमारा समान होता है। तो 26 का हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमारा इसका ऑप्शन है नहीं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर है इस क्वेश्चन का 27 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी होगा, जेड इनवर्स। आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका ऑर्बिट का जो होता है ना एनर्जी, वह आपका जेड इनवर्स के यानी 1/z के समानुपाती होता है। तो जेड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का किया जाता है, ठीक है ना। पी प्रकार में कौन किया जाता है? बोरॉन। चलिए नीचे दिए गए चित्र में आप लोगों को ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताना है। तो समतुल्य धारिता जानते हैं कितना होगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 के 20/9 हमारा ऑप्शन सी होगा। 29 का सी। आप लोग को जोड़ घटावा हुआ आना चाहिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है कि मॉडेम है, ठीक है ना। मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होता है। तो यह आपका मॉड्यूलेशन में भी होता है और डी मॉड्यूलेशन दोनों में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। समझ गए ना। जो मॉडेम होता है वह हमारा मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हो गया। आगे देखिए यह क्या है बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए आप लोग यहाँ से सोचिएगा ना, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन काफी आसान है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में चिन्ह का ख्याल रहता है। तो यहाँ क्या है बाबू? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस, यानी माइनस वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। यू बराबर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 और बाटा में हमारा आर होता है। जब यहाँ से रखिएगा तो हमारा सी आंसर आएगा। माइनस का 2.25 जूल हमारा क्वेश्चन नंबर सी होगा, मतलब 31 का सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 32 में क्या बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो आपका ये दिया है बाबू ना, यह आपका थीटा एंगल पे पूछ देगा ना, तब ये वाला आंसर होगा। याद रखिएगा कि पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव का थीटा एंगल पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिएगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बटा में r²। समझ गए ना। थीटा एंगल पे पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया, आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्या है बाबू? थोड़ा सा हम दिखाई नहीं दे रहा है, हम पढ़ बता रहे हैं। एक तार में 1 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 35 है, आप लोग देख लीजिएगा कि एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है, तो प्रति सेकंड तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। आप लोग कितना बार नहीं पढ़ाए हैं? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ाए हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरेक्ट बाबू एकदम आप लोग को रटाया हुआ सवाल आया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास तथा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? टाउ बराबर, देखिए बाबू टाउ बराबर जानते हैं क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए
बोला है क्वेश्चन नंबर 37 कि अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ वो स्थिर होता है। आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िएगा तो जरूर आप लोग देखिए 35 का 35 भी रहेगा ना तो आप लोग सही करके आइएगा। अब बहुत खुशी का बात है कि यहाँ 70 को क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ अणुचुंबकीय पदार्थ कैसा होता है बाबू, स्थिर होता है। बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। चलिए यहां से देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 33। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनके सम्मिलित शक्ति होगी। तो यहाँ देखिए बाबू, यह बेस होता है हमारा, जानते हैं कि इस पर यह हमारा बेस होता है संधारित्र पर। ये सब श्रेणी क्रम यह श्रेणी क्रम समांतर क्रम का जो सारा सवाल होता है ना बल्ब वाला, यह आपका संधारित्र पर बेस होता है। तो श्रेणी क्रम है तो कैसे होगा, 60 गुना 40 बाटा में 60 प्लस 40, तो हमारा 2400 बाटा में क्या हो जाएगा, 100 कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, 24 वाट हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये सब वाट वाला खेल याद रखिएगा, संधारित्र के बेस क्वेश्चन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है बाबू, प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो XL बराबर 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई NL होता है। तो जो यह छोटका F दिया है बाबू ना, यही आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का कौन होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 35 लिखा हुआ नहीं है हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की आवृत्ति n है तो n² बराबर BH होता है बाबू। डायरेक्ट एकदम डिटो सवाल कहेंगे ना कि थ्योरी सर, न्यूमेरिकल काफी कम आ रहा है, डायरेक्ट एकदम थ्योरी सवाल आ रहा है। n² बराबर क्या है, होता है n² बराबर आपका BH होता है, यह याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू लोग, 42 में क्या बोला है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। कितना बार नहीं कराए हैं कि ध्रुव पर 90 होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है। आपका यह 0 होता कब, जब बोलता है ना कि विषुवत रेखा पर, कहाँ, विषुवत रेखा पर। लेकिन हम लोगों से कहाँ बोला है, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर हमारा क्या होता है, 90। याद रखिएगा कि ध्रुव पर 90 होता है और विषुवत पर क्या होता है, 0 होता है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ का है बाबू लोग कि डायनेमो कार्य का सिद्धांत आधारित होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। डायरेक्ट एकदम थ्योरी का सवाल है कि डायनेमो जो हमारा होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। बस आप लोग यहाँ से अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। चलिए हो गया हमारा ये वाला, आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर, 39 में क्या है बाबू लोग कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। LR है तो आपका B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्योंकि cos मतलब कि फाई कहिए चाहे थीटा कहिए, आपका R बटा में क्या होता है, Z होता है। आपका देखिए R बराबर जानते हैं क्या होता है, Z बराबर होता है R² प्लस का ω², यहाँ L²। हमारा C नहीं है इसीलिए हमारा E हो जाएगा। 39 का B होगा। चलिए 40 क्या है बाबू लोग, 40 वही आप लोगों के लिए दिए होमवर्क के लिए कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। एकदम बहुत सिंपल सवाल है थ्योरी से। आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एकदम यह भी थ्योरी से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो भी है आगे देख लीजिए कि एक उत्तल लेंस का यह मान दिया हुआ है तथा पानी का इतना है, डुबाया जाता है तो यह व्यवहार होगा। तुरंत यह ऑप्टिक्स का कल है परसों का सवाल करवाए थे कि आपका 1.5 है लेंस का, जा कोना में रहा है 1.33 में, तो बताइए अपना कुछ शक्ति क्या करेगा, खो लेगा। कितना खोएगा, क्योंकि है इसका अपवर्तनांक 1.5 है और जा रहा है 1.33 में, तो इसका इतना शक्ति 1.33 क्या करेगा, कम कर देगा, दिखाई देगा उत्तल लेंस के भांति। क्योंकि लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है अभी भी, तो जब लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उत्तल लेंस के भांति ही दिखेगा, लेकिन वह थोड़ा सा कम दिखेगा। तो बोल रहा है ना किस तरह दिखेगा, तो ओनली उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, ठीक है ना, उत्तल लेंस की तरह दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
44। काफी एकदम डायरेक्ट थ्योरी में सवाल लिखवाए हैं, डायरेक्ट। कई बार बताए थे वहां पर कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कई बार नहीं बताए हैं कि आपका कांच, पानी, हीरा, लोहा में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपका हीरा का होता है 2.42, पानी का 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है। समझ गए ना, हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। 45 क्या है कि आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। कल ही लिखवाए हैं, कल ही जो एगो लेंस का वीडियो डाले थे उसी में सारा दोष पढ़ा दिए थे कि निकट दृष्टि दोष में बाबू अवतल लेंस लगता है। कौन? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि में क्या लगता है? उत्तल लेंस। कल एकदम पूरा वीडियो डाले थे। जारा में जानते हैं क्या लगता है? बाइफोकल लेंस लगता है, द्विफोक्सी लेंस। बहुत सारे लोग द्विफोक्सी मारे हैं, द्विफोक्सी लगता है जरा में, ठीक है ना। ये जो बेलनाकार लेंस लगता है वो आपका अबिंदुकता में लगता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। 45 का कौन होगा? सी होगा। इसीलिए पूरा हम दोष के बारे में बता दिए थे, आप लोगों को बताए थे ना कि आपका चारे गो अइबे करेगा, चारे गो दोष आएगा। इन्हीं चारों में से दो तरीका से पूछा जाएगा किसे कहते हैं और इसका निवारण क्या है। बस ये दो आता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि 45 का सी नंबर क्वेश्चन हमारा लड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, यहां से देख लीजिए कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। एकदम डायरेक्ट आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो मार दीजिएगा। बोल रहा है कि आधी हो जाती है, तो आधी मतलब क्या कि अर्ध आयु। अर्ध आयु मतलब क्या कि वो अपना आयु का आधा वर्ष जी लिया चाहे खत्म कर लिया, तो बोल रहा है कि आधा हो जाता है तो अर्ध आयु होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रति उल्टा होता है। ताप में याद रखिए, सॉरी ताप में बोल रहे हैं, सुचालक में पूरा यहाँ लिखवा दे रहे हैं। सुचालक में आप लोग याद रखिएगा कि ताप बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, ठीक है ना। ये तीनों बढ़ता है सुचालक में, लेकिन आप लोग यहाँ अर्धचालक में पूरा याद रखिएगा उल्टा होता है कि यहाँ ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा तो यहाँ रो भी घटेगा। तो बोल रहा है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा बाबू, घटेगा। पूरा आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों को तो पूरा पढ़ा दिए हम। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 51 कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण होगा। तो हमारा 56 किलोमीटर तक होगा। ये अभी इसका फॉर्मूला हम नहीं बताए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। डी बराबर √2HR होता है, यहाँ से कर लीजिएगा। आर बराबर होता है 6400 किलोमीटर, यहाँ रख लीजिएगा। एच का मान दिया है 245 मीटर, यहाँ से रखिएगा आप लोग का 56 किलोमीटर आ जाएगा। 51 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है ना। थोड़ा आगे पीछे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दृश्य प्रकाश का रंग का कारण है। आप लोग बताए थे कि जो रंग का कारण होता है वो फ्रीक्वेंसी है, न तो कला के कारण होता है, न तरंगदैर्घ्य के कारण, न वेग के, न आयाम के कारण। जो दृश्य प्रकाश का जो रंग का कारण होता है ना, वह इसके कला के कारण होता है। किसके? कला के कारण, फेज डिफरेंस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 47 का कह रहा है कि एक बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र याद रखिएगा कि तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है बाबू? तरंगाग्र हमारा कैसा होता है? गोलाकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत होता है। बहुत बार आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो कैसा होता है, एकदम कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। 48 नंबर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है? 52। 52 तो आप लोग बनाए होंगे, बहुत बार सवाल ऐसा कराए हैं कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान क्या होगा। देखिए जितना दूरी पहले था ना उतना दूरी से अब आधा कर दे रहा है। अब आधा करेगा तो बल कैसा लगेगा? चौगुना लगेगा, क्योंकि आपका F2 बराबर जानते हैं क्या होता है बाबू? F2 बराबर होता है N स्क्वायर, ठीक है ना। F1 होता है।
आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा क्या होता है, उनके बीच का दूरी क्या कर रहा है बाबू, दूरी आधा करेगा, सॉरी एन स्क्वायर यहाँ नहीं होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। F2 बराबर F1 बटा में एन स्क्वायर होगा। जब दूरी आधा कीजिएगा तो बल का लगेगा, चौगुना लगेगा। जैसे चुंबक ले लीजिएगा, चुंबक को थोड़ा दूर रखिएगा, अपने आपस में बल कम लगाएगा, और जब ही चुंबक को थोड़ा सा पास लगेगा बल ज्यादा महसूस होगा। तो वही इसमें लॉजिक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 53 देख लीजिए क्या है कि चित्र में धारा आई का मान होगा। बताइए एकदम संधि नियम से एकदम डायरेक्ट पहला सवाल आया है कि यहां से देखिए 16 आ रहा है, 8 जा रहा है, तो यहां से कितना जाएगा बताइए। लड़का एकदम बच्चा बता देगा, जो पहला दूसरा में होगा ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कि यहां से 16 आ रहा है, 8 इधर जा रहा है, तो 8 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही लोग को देना है, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग को भी कुछ आंसर का मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी ना मालूम चलेगा नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सेल का भी विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है ना। सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो 55 का ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देख लीजिए। 56 नंबर बताइए कि धातु का पूछ रहा है, हम कितना का लिखवाए हैं, 8-10 गो का लिखवाए हैं कि आप लोगों का धातु में छोड़िए आपका तेल, पानी, जल, शीशा, कांच का लिखवाए हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है, अनंत होता है। हवा का कितना होता है, हवा का 1 होता है। जल का 80 होता है, पूरा लिखवाए हैं आप लोगों के लिए। निर्वात का 1 होता है, पूरा ये सब लिखवा दिए हैं। बताइए सब हलुआ सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए यहां देखिए बाबू लोग कि जो भी क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा सी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसका देख लीजिएगा सी होगा। शायद इसमें हमको लग रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के बारे में कुछ पूछ रहा था, इसमें देख लीजिएगा 2n + 1 × λ/2 होगा इसका। अब चलिए आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव में हम नहीं कराए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, ऊर्जा का मापन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मापन होता है, ऊर्जा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो लाइमन बामर, लाइमन होता है हमारा परावैंगनी में और बामर होता है दृश्य में, तो हमारा ए हो जाएगा, एकदम अंगुलिये पे काम हो जाएगा। लाइमन बामर बैक्ट फुंड हफरी का होता है, दो याद रखना है, लाइमन बामर बस। लाइमन होता है हमारा परावैंगनी में, ठीक है ना। कहाँ होता है बाबू लोग, परावैंगनी में, और बामर होता है हमारा दृश्य में, ठीक है ना। यहाँ बोला है दृश्य भाग में, तो हमारा बामर हो जाएगा। चलिए 62 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है। बताइए, कभी कभी आप लोगों को लाइव क्लास में बता दिए होंगे कि वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा का होता है। गामा जानते हैं ना, आर पार कर देगा ये केली। गामा सबसे ज्यादा इसका वेधन क्षमता होता है। आप लोग कितनों शीशा रखिएगा मोटा मोटा, उसको छेद के पार कर जाएगा। तो गामा किरण सबसे ज्यादा एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, किसी को आर पार कर जाएगा। तो गामा किरण बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। 62 हो गया। आगे आइए, आगे क्या है कि यहाँ का बोला है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, वही बोला है धातु का अपवर्तन, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। 57 में क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है डायनेमो बाबू। डायनेमो ही एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। 57 हो गया। 58 आइए। 58 में देखिए बाबू क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, या रट्टा मार लीजिएगा, रट्टा, कि जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है आपका, वास्तविक एवं कैसा बनेगा, उल्टा। तो इसका बी हो जाएगा। जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है बाबू, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो 58 नंबर भी हमारा खत्म। आगे आइए 59 क्या है कि विनाशी व्यतिकरण पथांतर होता है, λ/2 का पथांतर होता है। तुरंत अभी पीछे बताए हैं कि विनाशी में क्या होता है, λ/2, और λ/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी हो जाएगा। 59 नंबर भी हमारा समाप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 59 नंबर खत्म। अब चलिए हम आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64
कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? जौना में आवेश नहीं होगा वो त्वरित नहीं होगा। प्रोटॉन में आवेश होता है, अल्फा कण में आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, तो यह हमारा त्वरित नहीं होगा। जौना में आवेश नहीं होगा वो त्वरित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है बाबू की भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए 1500 किलोहर्ट्ज से कम होना चाहिए। ठीक है ना, यह याद रखिएगा। 65 का सी होगा, सॉरी डी होगा। 65 हो गया। चलिए आगे आते हैं। इसमें क्या है 66 नंबर सवाल है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता, नली की लंबाई बढ़ाइएगा तो आवर्धन क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला वाला सवाल है, फार्मूला याद होगा तो आप लोग बना दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एवं चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। तो आपका Lm बराबर 5/6 Lg होता है। डायरेक्ट एकदम याद है, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं करता है। Lm बराबर 5/6 Lg होता है। बस थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लीजिए, बाकी आपको 35 का 3500 आप लोगों के मुट्ठी में है। चलिए ये हो गया, 67 हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्या है बाबू लोग कि रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, क्या होता है, क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी। मात्रक से भी सवाल बताइए, एक आ रहा है, कम से कम एगो दूगो आना चाहिए। 69 क्या है कि तनुक्रम को मापा जाता है डेसिबल में, एकदम डायरेक्ट। चलिए अभी तक तो दूगो सवाल आया मात्रक वाला। तनुक्रम को किसमें मापा जाता है, डेसिमल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन कि 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, 0 केल्विन पर पूर्णतः कुचालक जैसा। तो हमारा 70 का क्या हो जाएगा, सी। तो टोटल हमने 70 क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बता दिया है। आप लोग खोज के अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आप लोग सही किए हैं। एकदम समझिए ना कि आपका एकदम एक्यूरेट सही आंसर यहाँ से दिया गया है। जितना सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बाई चांस मेरे से कोई गलती हो गया होगा बताने में तो आप लोग उसको भी जवाब दीजिएगा, हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर गलती किए हैं, तो हम उसको फिर से देखेंगे। लेकिन हाँ आप लोग जरूर बताइएगा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, या कोई मेरे में हुआ है एरर था, आप लोग वो भी बताइएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं किसी बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।